हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसे हम पीसीए फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे बैंक्स में एनपीए का मतलब क्या होता है, डीआरटी और डीआरटीए के फंक्शंस क्या क्या हैं, सरफाइसी एक्ट किस लिए बनाया गया था, उसका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में नॉलेज गेन करेंगे आज। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो देखिए, वर्ड्स को ना तोड़ के हम समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो जो अभी तक मेरी प्रीवियस बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देख रहे हैं उनको इतनी नॉलेज हो ही गई है कि बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, लोन्स होते हैं। ठीक है, तो बैंक के एसेट्स होते हैं लोन्स। तो देखो, जो लोन्स या जो एसेट्स परफॉर्मेंस देना बंद कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो जो एसेट्स हमारे परफॉर्मेंस देना बंद कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब लोन की परफॉर्मेंस होती क्या है, देखो लोन्स बैंक क्यों देता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है सेविंग के मुकाबले। ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सेविंग पे हम इंटरेस्ट देते हैं और जो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक की इनकम है अपनी। ठीक है, और लोन्स पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। पर जो लोन हमें इनकम देना बंद कर देता है, परफॉर्मेंस देना बंद कर देता है, वो क्या कैटेगराइज हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब होता क्या है, देखो जैसे कि एक पर्सन है आपका, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसने आपसे लोन ले रखा है और इसकी ड्यू डेट है ईएमआई की 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को इसने ईएमआई देनी थी, पर ये किसी कारणवश ईएमआई नहीं दे पाया और ऐसा ये 90 दिन तक नहीं कर पाया। 90 दिन तक इसने कोई ईएमआई नहीं दी, तो 90 डेज बाद वो लोन क्या हो जाएगा, कैटेगराइज एनपीए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज ईएमआई की डेट थी और आज कभी कभी क्या होता है, पेंशन कभी लेट डल जाती है, सैलरी कभी लेट क्रेडिट होती है हॉलीडेज की वजह से, तो उस दिन तो वो ईएमआई नहीं दे पाएगा, तो ऐसा थोड़ा डायरेक्ट एनपीए कैटेगराइज हो गया ना। हम 90 दिन का इंतजार करते हैं, अगर 90 दिन तक भी अगर वो किस्त नहीं दे पाता है, ईएमआई नहीं चुकाता है, तो वो लोन क्या कैटेगराइज हो जाता है, एनपीए। ठीक है, अब देखो ये 90 डेज का भी ना अपने आप में प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि 90 डेज के बाद ही हम उसको काउंट करेंगे ना। जिस दिन से वो ड्यू डेट मिस कर देता है ना, उसके बाद प्रोसीजर चालू हो जाता है। वो क्या होता है प्रोसीजर, देखो ये 90 डेज आगे फर्दर कैटेगराइज्ड है। जैसे कि फर्स्ट डे जिस दिन आपकी ड्यू डेट है ना ईएमआई की, उस दिन इस लोन को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि इस दिन तो आनी है किस्त। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट। पर क्या होता है, अगर बाय चांस वो कारणवश उस डेट को ईएमआई मिस कर देता है, तो सेकंड डेट से लेके 30 डेज तक, ठीक है, जैसे 1 दिसंबर को किस्त आनी थी तो वो स्टैंडर्ड एसेट था, पर 2 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक वो क्या बन जाएगा, SMA 0। ठीक है, SMA का मतलब क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, इसको स्पेशली मेंशन किया जाता है अकाउंट को, तो इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कर देते हैं, ताकि हम बात भी करते रहते हैं कस्टमर के साथ कि आपकी ड्यू डेट खत्म हो गई है, लोन खराब ना हो जाए, आप पेमेंट कीजिए पेमेंट कीजिए। ठीक है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ जाता है। फिर क्या होता है, 31 डे से लेके 68 डेज तक ये हो जाता है आपका SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और 61 से लेके 90 डेज तक ये क्या हो जाता है, SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। और उसके बाद भी अगर बंदा नहीं देता लोन, तो फिर क्या कैटेगराइज हो जाता है, ये एनपीए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एनपीए हुआ इसके बाद हम लोन को भूल जाएंगे, नहीं जी। देखो जब एनपीए होता है ना, जिस दिन से एनपीए होता है उस दिन से इसको फिर हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। कैसे करते हैं, कि जिस दिन एनपीए हुआ उससे 1 साल तक इसका वेट करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। फिर हम 1 साल और वेट करेंगे, तो ये पहले 1 साल में भी बंदे ने लोन वापस नहीं किया, फिर हम 1 साल और वेट करेंगे। ठीक है, मतलब जिस दिन एनपीए हुआ वहां से 2 साल और सब स्टैंडर्ड एसेट्स से 1 साल और। ठीक है, तो कुल मिला के जिस दिन एनपीए हुआ वहां से 24 मंथ्स और वेट करेंगे और इसको किस में डाल देंगे, डाउटफुल एसेट में, डाउटफुल एसेट्स में। फिर जिस दिन अभी भी बंदे ने लोन नहीं दिया, फिर हम 1 साल और वेट करेंगे, मतलब जिस दिन एनपीए हुआ था अकाउंट उससे 3 साल बाद तक। ठीक है, 3 years या 36 मंथ्स। और इस दौरान भी अगर बंदे ने अपनी कोई किस्त नहीं दी, लोन के बारे में कोई पेमेंट नहीं की, तो वो लोन क्या हो जाएगा हमारा, लॉस्ट एसेट्स। ठीक है, अगर एनपीए के 3 साल बाद भी कोई किस्त नहीं आती है उस लोन में, ठीक है, उसमें कोई पेमेंट नहीं होती है, तो वो हमारा क्या कैटेगराइज हो जाता है, लॉस्ट एसेट, कि अब इसको भूल जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है एनपीए की। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। एनपीए मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स मतलब लोन, वो लोन जो परफॉर्मेंस देना बंद कर देते हैं, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि जिनसे हमें पेमेंट आना बंद हो जाती है। वो लोन्स अगर ऐसे 90 दिन तक उस लोन से कोई पेमेंट नहीं आ रही है, तो वो किसी में कैटेगराइज हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेसी एक्ट। अब देखो, जब भी कोई पर्सन का लोन एनपीए होता है तो उस पर्सन को बैंक की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, डिफॉल्टर। मतलब कि जैसे अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है और मेरा लोन एनपीए हो गया तो बैंक की नजरों में मैं कौन होऊंगा, डिफॉल्टर। तो हुआ क्या था कि बहुत सारे लोन्स जो है ना वो एनपीए कैटेगरी में जाने लग पड़े थे और काफी ज्यादा डिफॉल्टर बनने लग पड़े थे। तो बैंक को एक एक्ट के मतलब एक पावर चाहिए थी ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी को सील कर सके, ठीक है, सीज कर सके, कैप्चर कर सके और उसको रीसेल करके अपना लोन वापस ले सके। तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक एक्ट की स्थापना हुई 2002 में, जिसका नाम क्या पड़ा, सरफेसी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू बैंक्स को पावर मिलती है कि आप जो डिफॉल्टर्स है उनकी प्रॉपर्टी को सीज कीजिए, कैप्चर कीजिए और उनको रीसेल कीजिए, ठीक है। तो ये एक्ट बना था 2002 में और इसकी फुल फॉर्म पक्का याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इस एक्ट की भी ना अपनी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी, देखो, पहला तो ये कि जो लोन एग्रीकल्चरल लैंड पे लिया गया होगा, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड पे लिया गया होगा, वो लैंड को आप सीज करके बेच नहीं सकते। मतलब कि एग्रीकल्चरल लैंड पे जो लोन लिया होगा वो आपका वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को आप सेल नहीं कर सकते। ये आपका मेन पॉइंट है इसका, ठीक है, सरफेसी एक्ट का। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी बात कि आपने जो लोन ले रखा है, ठीक है, समझ लो आपने लोन ले रखा है, तो जाहिर सी बात है लोन का एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है एनुअली, ठीक है। तो जो लोन है ना उसकी टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है, ये मिला के समझ लो आपने एक लोन ले रखा है, उसमें से आपने कुछ लोन दे दिया, बैंक को वापस दे दिया, पर कुछ नहीं दे पाए, ठीक है। तो जो नहीं दे पाए ना उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से 20% से कम नहीं होनी चाहिए, लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे आप, इसको समझो जैसे कि आपने लोन ले रखा था 40 lakhs का, ठीक है, 40 lakhs का लोन ले रखा था और इंटरेस्ट लगा के 10 लाख समझ लो उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो लोन कितना बन गया, 50 lakhs, ठीक है, 50 lakhs बन गया लोन। अब क्या हुआ, इसमें से आप 42 lakhs जो है वो बैंक को पे कर चुके हो। 50 लाख में से 42 lakhs जो है वो आपने बैंक को पे कर दिया है, बैंक को पे कर दिया है। तो आपका लोन बचा कितना देने को, 8 lakhs, ठीक है, 8 lakhs बचा। पर आप इस 8 लाख को नहीं दे पाए और आप एनपीए कैटेगरी में चले गए और आप डिफॉल्टर में चले गए। तो बैंक क्या ये बैंक इस पे सरफेसी एक्ट लगा सकता है, नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि देखो जो 50% का ना 20% कितना होगा, 50 लाख का 20% कितना होगा, 10 लाख। और आपका जो ड्यू अमाउंट है वो कितना है, 8 लाख, जो कि 10 लाख से कम है। तो जो भी आपका ड्यू अमाउंट है ना वो आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से 20% से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो उस पर सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरी बात, जो ड्यू अमाउंट है ना वो आपका 1 लाख से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ड्यू अमाउंट 1 लाख बचा है तब भी आप पे सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, देखो समझ लो मैंने 4 लाख का लोन लिया है, ठीक है, 4 lakhs का लोन लिया है मैंने, जिसमें से मैंने 3 lakhs पे कर चुका हूं और मेरा 1 लाख बचता है पे करने को। तो देखो 1 लाख 4 lakhs का कितना परसेंट है, 25%। तो देखो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। पर बैंक क्या कह रहा है कि देखो 1 लाख तो बहुत छोटी कीमत है, उस पर इतना बड़ा एक्ट लगाने की क्या जरूरत है, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, बैंक का भी टाइम वेस्ट होगा, कस्टमर का भी। तो वो इतने छोटे केस डील नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक बार कैप लगा दी कि मिनिमम 1 लाख अमाउंट तो होनी ही चाहिए, उससे कम की या अप टू 1 लाख वो डील नहीं करेगा। तो ये 3 सरफेसी एक्ट की लिमिटेशन थी, ठीक है। अब देखो सरफेसी एक्ट आपने लगा तो दिया, पर बैंक ने उससे क्या किया, बंदे की जो प्रॉपर्टी थी वो कैप्चर कर ली, सीज कर ली। अब बैंक जाके थोड़ा घर घर जाके बेचेगा। तो क्या हुआ, हमने बनाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, एआरसी, जिसको आप बैड लोन बैड बैंक भी बोलते हो, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी बैड लोन्स होते हैं, मतलब बैड लोन्स कौन से, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे देखो ना जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता वो क्या होता है, बैड प्लेयर। वैसे ही जो एसेट्स हमारे परफॉर्म नहीं करते वो एनपीए होते हैं, और एनपीए को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बैड लोन्स, ठीक है। तो जो हमारे बैड लोन्स है उसको क्या होता है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना ये खरीद लेती है, ठीक है। खरीद के फिर ये आगे बेचती है कस्टमर्स को, जो भी इनके आगे कस्टमर्स मिलेंगे उनको ये बेचती है, ठीक है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो पावर मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, सरफेसी एक्ट के थ्रू। और ऊपर से जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसकी देखो मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है हमारी, इसमें आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 100%। मतलब एक बाहर की कंपनी आके भी इंडिया में एआरसी एस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो कैपिटल अमाउंट है, मतलब कि आपने समझ लो एआरसी कंपनी खोलनी है, ठीक है, कैपिटल अमाउंट कितनी चाहिए आपको, उसके लिए आपको कैपिटल अमाउंट चाहिए 100 करोड़ की, ठीक है। और आपको सीएआर मेंटेन करना पड़ेगा, सीएआर।
अब CAR क्या होता है, ये मैंने बेसल नॉर्म्स वाली वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, वहां देख लीजिएगा। तो CAR आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 15%। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट अलाउड करोगे, तो 100%। कैपिटल अमाउंट कितनी चाहिए, 100 करोड़, और CAR कितना मेंटेन करना पड़ता है, 15%। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का दूसरा नाम क्या है, बैड बैंक। ठीक है, क्योंकि ये जो बैंक के बैड एसेट्स होते हैं, NPAs होते हैं, उनको परचेज करता है और फिर आगे खुद सेल करता है, इसलिए इसका नाम बैड बैंक भी पड़ा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे DRT की और DRAT की। तो देखो होता क्या था ना, 1993 से पहले बैंक के जो भी डिस्प्यूट होते थे एनपीए के रिलेटेड, ठीक है, विद डिफॉल्टर, वो जाता था, केस फाइल होता था सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में पहले से ही केसेस की काफी पेंडेंसी होती थी, तो जो ये डिस्प्यूट वाले केसेस होते थे ना एनपीए वाले, इनका नंबर आने में बहुत टाइम लग जाता था और केस काफी लंबा खींच जाता था, जिसमें 5-6 साल लग जाते थे। तो उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट फील हुई कि ये जो एनपीए और डिस्प्यूट वाले केसेस हैं, ये अलग से किसी चीज के थ्रू होने चाहिए। तो उस टाइम क्या हुआ, 1993 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत DRT और DRAT का एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है, देखो जो DRT है ना, इसके टोटल 39 ऑफिस हैं इंडिया में, और जो इसका हेड होता है ना, इसका हेड को बोलते हैं हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता कौन है, देखो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि क्वालिफाइड इनफ है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। मतलब कि जो व्यक्ति इतना क्वालिफाइड है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है ना, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। और एज कितनी, देखो इसका टेन्योर होता है 5 इयर्स का, या मैक्सिमम अप टू 62 ईयर्स एज, दोनों में से जो पहले आ जाए, 5 साल हो जाए या 62 ईयर्स एज हो जाए। ठीक है, ये इसका टेन्योर है। अब बात करते हैं DRAT की, तो इसके टोटल 5 ऑफिस हैं। तो देखो 5 है तो इनके नाम याद होने चाहिए। 5 में से 4 तो आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और 5वां है आपका इलाहाबाद। अब जो इसका हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इसके हेड को बोलते हैं हम चेयरपर्सन। चेयरपर्सन। अब ये कौन होता है, वो व्यक्ति जो कि क्वालिफाइड इनफ है जज बनने का, किसमें, हाई कोर्ट में। देखो यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, यहां क्या आएगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जज बनने के काबिल है। साथ ही साथ वो 3 साल क्या रह चुका है, प्रिसीडिंग ऑफिसर। 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिसीडिंग ऑफिसर, मतलब कि DRTA का हेड। और साथ ही साथ उसकी एज कितनी होती है, देखो मैक्सिमम टेन्योर होता है 3 इयर्स, सॉरी 5 इयर्स ही है मैक्सिमम टेन्योर, तो सॉरी 5 इयर्स, एंड मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 65 इयर्स। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या, देखो इसमें DRT और DRAT में होता क्या है, जैसे बैंक ने सरफाइसी एक्ट लगाया, ठीक है, तो बैंक के पास कितने दिन होते हैं, 60 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। तो जो 60 दिन होते हैं ना, उसमें से होता क्या है, 60 में से पहले जो 15 दिन होंगे, ये बैंक ने सरफाइसी एक्ट लगा दिया, ठीक है, सरफाइसी एक्ट, उसमें क्या हुआ, 60 डेज होते हैं। 60 डेज में जो पहले 15 दिन है ना, उसमें क्या होता है, बैंक और कस्टमर आपस में बात करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं निकलता ना, तो नेक्स्ट 45 डेज में क्या करता है बैंक, नेक्स्ट 45 डेज में बैंक जाता है DRT में, और वहां करता है केस फाइल। ठीक है, अब देखो ये सरफाइसी एक्ट के थ्रू हो रहा है, तो केस फाइल करता है DRT में। अब ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ सरफाइसी एक्ट के थ्रू ही केस फाइल करे। ठीक है, समझ लो जैसे सरफाइसी एक्ट में क्या था हमारा, 20% से कम होना चाहिए। ठीक है, 20% से कम नहीं होना चाहिए। पर कोई लोन हमारा समझ लो 1,000 करोड़ का है, तो 1,000 का 20% भी 200 करोड़ हुआ, और बंदे के अगर 190 करोड़ देने को बाकी है, तो काफी बड़ी अमाउंट है, उसको वो छोड़ नहीं सकता, तो बैंक डायरेक्ट DRT में भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा सरफाइसी एक्ट के थ्रू आए, बैंक सरफाइसी एक्ट के थ्रू भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। तो डायरेक्ट आएगा उसकी कंडीशन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सरफाइसी एक्ट की बात करते हैं। तो 60 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है, जिसमें 15 दिन बैंक और कस्टमर आपस में डिस्कस करते हैं। फिर 45 डेज का टाइम होता है, उसमें बैंक जाता है DRT के पास। अब DRT के पास ना 60 डेज से लेके 4 मंथ का टाइम है उस केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और वो केस जब सॉल्व करेगा फिर फैसला सुनाएगा, तो दो बातें होंगी, या तो बैंक के फेवर में केस होगा, ठीक है, या बैंक के अगेंस्ट में केस होगा। अगर बैंक के फेवर में केस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फैसला है। पर बैंक के अगेंस्ट में अगर फैसला है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास फिर 45 डेज है। ठीक है, 45 डेज है, वो दोबारा से केस फाइल करेगा। वो कहां करेगा, DRAT में। ठीक है, DRT में केस फाइल करेगा।
पर ज्यादातर ये बैंक के फेवर में आता है, और ये केस जो फाइल करता है, ये कौन फाइल करता है? कस्टमर फाइल करता है ज्यादातर। तो 45 डेज का टाइम होता है कस्टमर के पास कि वो DRAT में केस फाइल कर दे। फिर वो DRT में केस फाइल तभी कर पाएगा जब, समझ लो DRT का फैसला आया बैंक के फेवर में, कस्टमर खुश नहीं है, कस्टमर ने केस फाइल कर दिया, तो जो DRT ने फैसला सुनाया होगा ना, पहले कस्टमर को उस फैसले का 50% अमाउंट चुकाना पड़ेगा। 50% अमाउंट चुकाना पड़ेगा, तभी वो DRAT में केस फाइल कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा केस फाइल। और ये बात हो रही है अगर सब कुछ सरफाइसी एक्ट के थ्रू चल रहा है, मतलब सब कुछ यहां से चल रहा है। पर सोचो कस्टमर सीधा डायरेक्ट DRT में केस फाइल करता है और वो उसके फेवर में नहीं आता है, फिर वो DRAT में जाता है, तो उसको DRT का जो फैसला आया उसका 75% पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं समझता हूँ, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, समझ लो कस्टमर का 100 करोड़ बाकी है देने को, ठीक है, और कस्टमर पहले जो है वो ये सरफाइसी एक्ट के थ्रू जा रहे थे, ठीक है, सरफाइसी एक्ट के थ्रू जा रहे थे, तो DRT ने फैसला सुना दिया बैंक के फेवर में। अब कस्टमर जा रहा है DRAT में कि भाई मेरी सच्ची में मजबूरी थी, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई थी, इसलिए मैं केस नहीं, मतलब पैसे नहीं दे पाया, तो मेरा कर्ज माफ होना चाहिए। तो DRAT में केस फाइल करने से पहले इसको 100 करोड़ का 50% यानी कि 50 करोड़ फाइल करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा बैंक में, फिर केस होएगा, फिर जो फैसला आएगा वो बात की बात है, पर पहले 50% फाइल करना पड़ेगा। ये तब जब सरफाइसी एक्ट के थ्रू हो रहा है। पर अगर कस्टमर डायरेक्ट ही DRT में आ रहा है खुद ही अपनी तरफ से, और DRT फिर भी बैंक के फेवर में फैसला सुना रही है, और कस्टमर फिर DRAT में जा रहा है, तो उसको 100 करोड़ का 75% यानी कि 75 करोड़ पहले चुकाने पड़ेंगे, फिर केस की बात होगी आगे। ठीक है, तो ये फर्क है आपका DRT और DRAT में। DRT जो है वो आपकी हेड बॉडी है, ठीक, मतलब कि जो ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करेगी काम आपका, वो DRT है, और DRAT जो है वो उसकी सुपरवाइजिंग, मतलब उसको सुपरसीड करती है। जो DRT का फैसला है उसको चेंज कौन कर सकता है? DRAT हमारी, ठीक है, ये एपलेट बॉडी है, मतलब सुप्रीम है, DRT से सुप्रीम है DRAT। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे हम बात करेंगे पीसीए की। पीसीए का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो देखिए ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने पीछे सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो पीसीए लगता कब है? पीसीए लगता है, पीसीए लगाता है आरबीआई बैंक्स पे। और ये लगता कब है? जब किसी बैंक का एनपीए जो है वो 10% से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। या फिर CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये हमने बैसल नॉर्म में अच्छी तरह पढ़ा है, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। जब किसी बैंक का CAR जो है वो 9% से कम हो जाता है, ठीक है। या तो फिर लिवरेज रेशो। लिवरेज रेशो देखो बहुत टाइप की होती है, कंपनीज के मामले में अलग होती है, ठीक है, तो और कंपनीज के लिए अलग होती है, बैंक्स के लिए अलग होती है। तो हम यहाँ बैंक की बात करेंगे, तो लिवरेज रेशो क्या होता है आपका? टीयर वन कैपिटल। टीयर वन कैपिटल क्या है? ये भी हमने बेसल नॉर्म में पढ़ा हुआ है। जो कंपनी की कोर कैपिटल होती है, ठीक है, बैंक की जो अपनी कैपिटल होती है और इजीली अवेलेबल होती है, उसको टीयर वन कैपिटल बोलते हैं। टीयर वन कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है, ये होगी लिवरेज रेशो बैंक की। तो जो हमारे आरबीआई है उसने डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस बैंक, ठीक है, उनके लिए डीएसआईबी के लिए 4% सेट कर रखी है लिवरेज रेशो, और जो हमारे अदर बैंक्स हैं उनके लिए सेट कर रखी है 3.5, ठीक है, परसेंट। अगर ये लिवरेज रेशो इनसे कम होती है तो हमारा पीसीए लग जाता है। तो ये डीएसआईबी बैंक्स हैं कौन कौन से? ये सिर्फ 3 बैंक्स हैं जिनका नाम है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ठीक है। ये 3 बैंक है जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में आते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब भी कभी आपका पीसीए लगता है, तो पीसीए लगता है उससे होता क्या है, जो बैंक है वो एक्सपैंड नहीं कर सकता। एक्सपैंड इन द सेंस वो नई ब्रांच नहीं खोल सकता। दूसरा, वो बैंक रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा, वो बैंक फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा, तो मतलब वैकेंसीज की कमी हो जाएगी उस साल। अगर ज्यादा बैंक्स में पीसीए लगेगा उतनी कम वैकेंसीज आएंगी। और जो पीसीए है ना हमारा, वो सब पे लगता है, सभी बैंक्स पे, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी को भी, एनबीएफसी पे भी लगता है पीसीए। बस लगता किस पे नहीं है? जो पीसीए है हमारा वो 2 बैंकों पे नहीं लगता है, एक होता है हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा पेमेंट बैंक्स, ठीक है। इन पे हमारा पीसीए फ्रेमवर्क नहीं लगता, बाकी सब पे पीसीए फ्रेमवर्क लगता है इंक्लूडिंग एनबीएफसी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।